नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम नया टॉपिक मतलब उसी ईओक्यू मॉडल में अभी तक जो हमने पढ़े मॉडल वो कौन से थे? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में चेंज क्या है वो समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो डिमांड रेट, अभी तक हमने जो डिमांड रेट डिटर्मिनिस्टिक मॉडल से में बात की और लीड टाइम जो यूक्यू मॉडल्स डिटर्मिनिस्टिक में बात की, वो दोनों ही पहले डिटर्मिनिस्टिक में कांस्टेंट थे। मतलब वहाँ पर एक बार डिमांड रेट जो फिक्स हो गया वो हो गया, लीड टाइम जो फिक्स हो गया वो हो गया, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आर नॉट कांस्टेंट हियर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मॉडल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो यदि आपसे कोई पूछता है या आपको किसी को एक्सप्रेस करना हो तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होते हैं? वो मॉडल जिसमें ना तो डिमांड रेट और ना ही लीड टाइम दोनों कांस्टेंट नहीं होते हैं। ऐसे मॉडल को, ऐसे ईओक्यू मॉडल को हम कौन से प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बोलते हैं? चलिए तो इसको हम एक इस डायग्राम से समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या, तो इस वाई एक्सिस पर तो एज यूजुअल इन्वेंट्री लेवल या आपका जो क्वांटिटी है जो आप रखेंगे वो है, और इधर एज यूजुअल एक्स एक्सिस पर क्या है? आपका टाइम है। ठीक है, चलिए तो यदि मैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की बात करूं तो क्या हो रहा था वहाँ पे कि भाई ये ग्राफ आया, मतलब ये आपका मैक्सिमम क्वांटिटी हो गया जो कि आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये क्यू मैक्सिमम हो गया, उसके बाद सीधा डिमांड रेट नीचे नीचे आया, कांस्टेंट आया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर फिर अगेन वो गया, फिर नीचे आया। यदि मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से बनता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस केस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका डिमांड रेट, इस केस में यदि मैं बात करूं तो लेट से डी है, यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो लेट से D1 है, और यहाँ पर मैं बात करूं तो लेट से D2 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? आई मीन टू से कि यहाँ पर डिमांड रेट कुछ और है, यहाँ पर डिमांड रेट कुछ और है, यहाँ पर डिमांड रेट कुछ और है। ठीक है, और एक चीज़ और इसने यहाँ पर अलग से मेंशन कर दी कि भैया देखो ये D1 जो है, मतलब ये वाला D1 एज़ कम्पेयर टू D क्या है? ज़्यादा है, और ये जो D2 है ये एज़ कम्पेयर टू D जो है वो क्या है? कम आ रहा है। मतलब ये D2 छोटा है D से और ये D1 बड़ा है, मतलब ये इसको ऊपर की तरफ जाना था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो क्या रहा है? अब यदि ये बड़ा है इसका मतलब ये D1 यदि ज़्यादा बड़ा है इसका मतलब क्या होगा कि वो उसका स्लोप और स्टिप हो जाएगा, मतलब ये और नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो D1 है यहाँ तक तो रीऑर्डर लेवल तक तो सेम था, लेकिन मैं लीड टाइम की यदि बात करूँ तो ये D1 क्या हो गया इस केस में? और ज़्यादा स्टिप हो गया, और अगेन वही रेट फॉलो किया। यहाँ तक तो D फॉलो किया, लेकिन यहाँ पर D2 क्या हो गया? और स्टिप हो गया। मतलब अब D2 छोटा हो गया और यहाँ पर D1 बड़ा हो गया था। क्लियर हो रही बात? ये समझ में आ रहा है आपको? तो एक चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड करिए, आप समझिए कि यदि ये डायग्राम समझ में आ गया तो अपना काम हो गया, मतलब ये बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लाइन के लिए तो आपका डी था, एज यूजुअल आ रहा, सीधा सीधा चले गया। लेकिन दूसरे केस में रीऑर्डर लेवल के बाद क्या हो रहा है? तो लीड टाइम भी चेंज हो गया। तो लीड टाइम को भी आपको, क्योंकि लीड टाइम क्यों चेंज होगा? क्योंकि यदि डिमांड रेट ही चेंज हो गया तो लीड टाइम ऑब्वियस है चेंज होगा। तो इसको LT1 बोलना चाहिए और इसको LT2 बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लीड टाइम भी तो चेंज होगा ना जैसे जैसे डिमांड रेट चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर D1 चेंज हो गया, आई मीन टू से कि ये D1 बड़ा हो गया, मतलब D1 अब और ज़्यादा मुझे चाहिए। जैसे सपोज़ करो कि डिमांड रेट मेरा लेट से 50 था, तो अब वो 50 के बजाय कितना हो गया? 55 हो गया। लेकिन इस वाले केस में यदि बात कर रहा हूँ तो उस केस में 50 था, तो उसमें हो सकता है 45 हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में जो चेंज आया वो क्या चेंज आया, ये समझ में आ गया। और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में आपको हमेशा और हमेशा सेफ्टी स्टॉक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके कस्टमर क्या डिमांड कब कितनी क्वांटिटी का आ जाए। ठीक है, आपको नहीं पता कि कौन सी मशीन में, कौन सा इक्विपमेंट में किस पार्ट की ज़रूरत पड़े, तो आपको हमेशा और हमेशा हर एक पार्ट का जो भी आपके लिए डिज़ायर्ड हैं उनका सेफ्टी स्टॉक रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? मतलब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में सेफ्टी स्टॉक क्या हो जाता है? मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी डायग्राम से मैंने यहाँ पर अब किस वजह से मुझे सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा रखने की ज़रूरत है,
क्लियर है। अब वो क्यों ज़रूरत है ये समझते हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है कि व्हेन द डिमांड रेट एंड लीड टाइम वेरिएशन आर मोर, मतलब यदि डिमांड रेट एकदम चेंज हो जाए, ठीक है, या लीड टाइम वेरिएशन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज होता है एंड फ्लक्चुएटिंग, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हायर सेफ्टी स्टॉक की। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो है वो मैटर इतना ज़्यादा नहीं करता, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई हाँ इन्वेंट्री कॉस्ट लग रहा है लगने दो, पर मेरा मतलब जो फेलियर है ड्यू टू दी सेफ्टी स्टॉक वो नहीं होना चाहिए, मतलब बैक ऑर्डर को हम यहाँ पर जीरो मान के चलते हैं। क्लियर है। मतलब आपका कोई भी कस्टमर जिसको आप सप्लाई ना कर पाओ ऐसी कभी कंडीशन नहीं आना चाहिए। तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पर लेस होता है एंड इसको हम ज़्यादा कंसर्न नहीं करते हैं। क्लियर है। द थर्ड पॉइंट इज व्हेन द लॉस ड्यू टू द एब्सेंस ड्यू टू इन्वेंट्री शॉर्टेज कॉस्ट इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो मतलब शॉर्टेज कॉस्ट या जैसे हमने बैक ऑर्डर कॉस्ट की बात की थी तो वो जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, मतलब एक बार जो कस्टमर गया है वो वापस आपके पास आने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा समझ लो। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्डर इन द ईयर्स आर मोर, तो जब ऑर्डर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली करना पड़ रहे हो सकता है महीने में 2 भी या 4 भी, तो और नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं इन अ ईयर, तब हम सेफ्टी स्टॉक को रखते हैं। ठीक है, और बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना होगा ही होगा, तभी तो हम सेफ्टी स्टॉक को रखेंगे। चलिए, तो अब इस केस में रीऑर्डर लेवल क्या हो जाएगा भैया आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। अब ये एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम क्यों बोला मैंने, क्योंकि हर केस में डिमांड रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कौन सा डिमांड रेट लेंगे, एवरेज डिमांड रेट लेंगे। ठीक है, मतलब एवरेज लीड टाइम मतलब एवरेज डिमांड रेट ड्यूरिंग लीड टाइम। ठीक है ना, ये ADDLT का मतलब क्या है, एवरेज डिमांड ले रहे हैं कब, लीड टाइम के दौरान, प्लस उसमें सेफ्टी स्टॉक तो हमेशा रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म जो नई ऐड हो गई, तो एक दो टर्म ऐड हुई है। क्या, क्योंकि जो हम यहाँ लीड टाइम इंटू डिमांड रेट रीऑर्डर लेवल जब भी कैलकुलेट करते थे तो क्या बोलते थे, लीड टाइम इंटू डिमांड रेट, लेकिन यहाँ पर लीड टाइम या लीड टाइम ना बोलते हुए आप क्या बोलेंगे, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। ठीक है, तो वो एवरेज डिमांड लेना पड़ेगी आपको। ठीक है, प्लस सेफ्टी स्टॉक यहाँ पर हमेशा करना है। तो क्यू एवरेज इस केस में क्या हो जाएगा, Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि यदि आप इससे पहले वाला डायग्राम देखें तो ये जो है ये क्यू है आपका रीऑर्डर मतलब ये सेफ्टी स्टॉक से ऊपर की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपके लिए क्यू है। ठीक है, मतलब ये आपके लिए केवल क्यू है। ठीक है, इससे नीचे आपका सेफ्टी स्टॉक है, तो ये तो आपको हमेशा रखना ही रखना है। तो क्यू का Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो क्यू एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना, तो सेफ्टी स्टॉक आपका हमेशा इतना आएगा। चलिए, तो फर्स्ट मॉडल इसमें डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 मॉडल्स। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं। तो पहला मॉडल का नाम है डिमांड प्रॉफिट मॉडल या स्टैटिक इन्वेंट्री मॉडल। ठीक है, अब इस मॉडल में होता क्या है, इस मॉडल में बड़ा ही सिंपल मॉडल है। क्या होता है कि इन दिस मॉडल डिमांड इज़ अनसर्टेन, मतलब बहुत ही अनिश्चित है। ठीक है, कि भाई कभी भी कोई भी डिमांड आ सकता है, मतलब हो सकता है आज मैंने 50 प्रोडक्ट का डिमांड मेरे पास आया तो कल हो सकता है कि 100 या 200 प्रोडक्ट का डिमांड आ जाए। ठीक है ना, इट डिपेंड्स एंड डिसीजन इज बेस्ड अपॉन अ सिंगल ऑर्डर दैट रीऑर्डरिंग इज़ नॉट परमिटेड, मतलब आपके पास एक बार ऑर्डर मिल गया या दे दिया तो रीऑर्डरिंग परमिटेड नहीं है। 2 चीज़ें पढ़ी मैंने कि डिमांड रेट जो है या मॉडल में जो डिमांड है वो क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, और उसी के बेसिस पर हम क्या बोल रहे हैं कि सिंगल जो भी हम ऑर्डरिंग का डिसीजन ले रहे हैं वो क्या है, वन टाइम है, मतलब एक बार ऑर्डर दे दिया मतलब रीऑर्डरिंग उसमें परमिटेड नहीं है। ठीक है, इन दिस मॉडल पेरिशेबल आइटम्स लाइक, पेरिशेबल आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका फल, फ्रूट, सब्जी। ठीक है ना, तो ये सब क्या हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं। तो ये मॉडल किसके लिए सूटेबल है, पेरिशेबल आइटम्स के लिए, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स। तो इस तरह के जो आइटम हैं जो कि क्या हैं, पेरिशेबल है, मतलब आज लिया 2 दिन बाद ख़राब या 1 दिन बाद ही ख़राब। ठीक है, तो इस तरह के आइटम के लिए हम कौन सा ये मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नोटेशंस का यूज़ करूँगा। तो कैपिटल D एज यूजुअल मेरा डिमांड है, बस यहाँ पर कैपिटल S है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल S रिप्रेजेंट फॉर सप्लाई, नॉट फॉर शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले जब हमने S लिया था तो वो क्या था, स्टॉक आउट कॉस्ट था। ठीक है, लेकिन मतलब स्टॉक आउट क्वांटिटी था, सॉरी। तो यहाँ पर कैपिटल S क्या है, सप्लाई है।
एंड P रिप्रेजेंट फॉर प्रॉफिट पर यूनिट, कि आपका एक यूनिट पर सेल करने पर आपको कितना प्रॉफिट होता है। एंड L स्मॉल l रिप्रेजेंट लॉस पर यूनिट। चलिए तो कैसे बनता है ये समझ लेते हैं। तो दो कंडीशन हो सकती है कि भाई आपका डिमांड जो है आपकी सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप उसको पूरा ही नहीं पा रहे हो, मतलब उस केस में आपको हमेशा और हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। ऑब्वियस है कि भाई आपकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यदि मेरा जो सप्लाई है वो ज़्यादा है लेकिन डिमांड क्या है, कम है, तो उस केस में क्या मिलेगा मुझे, लॉस ड्यू टू अनसोल्ड आइटम, ठीक है। तो ये जो मिलेगा मुझे वो क्या होगा, लॉस होगा। किसकी वजह से, कुछ आइटम नहीं बिकेंगे क्योंकि मेरा सप्लाई तो ज़्यादा है, डिमांड कम है, ठीक है। जैसे किसी फल फ्रूट वाले का एग्जांपल लें अपन, तो लेट से कि मान लो कोई सब्जी बहुत सस्ती है तो ज़्यादा अमाउंट में भी परचेस करके लेके आ गया, तो वो ज़्यादा तो लेकर आ गया लेकिन लोग उतना खरीद ही नहीं रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो ऑब्वियस है उसको क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पोटेंशियल प्रॉफिट मतलब पी रिप्रेजेंट फॉर, पी क्या था, प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट पर यूनिट का क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट पर यूनिट मतलब क्या, SP मतलब आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एंड C एज यूजुअल आपका यूनिट कॉस्ट, जो आप परचेस करने में कॉस्ट एक यूनिट का दे रहे थे वो हो जाएगा। और CB एज यूजुअल क्या हो गया आपका, बैक ऑर्डर कॉस्ट। इस केस में आपने बैक ऑर्डर लिया है, ठीक है, जब पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है। लेकिन एल क्या है कि ये आइटम नहीं बिके, ठीक है, तो लॉस ड्यू टू अनसोल्ड आइटम, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, C माइनस सी एस एज यूजल आपका कौन सा, स्क्रैप प्राइस है यहाँ पर, ठीक है, या स्क्रैप कॉस्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। और CH यहाँ पर आपका क्या है, होल्डिंग प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस है ना कि कॉस्ट है, समझ रहे हैं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो केवल एक ही चीज़ मैंने यहाँ पर SP जो है उसको ही केवल कॉस्ट के फॉर्म में लिखा है। तो P जो है वो आपका क्या है, पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस एक यूनिट का कितना, बिकॉज नॉट मीटिंग द डिमांड, क्योंकि आपने उसकी पूर्ति ही नहीं कर पाए, तो ऑब्वियस है कि आपका पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस हो गया, कस्टमर नाराज होके या मतलब अनसेटिस्फाइड होके चले गया, ठीक है, तो वो पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस कहलाता है पर यूनिट, ठीक है। इसी तरह से SP इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब एक ये जो SP था ये वाला, ये क्या कहला रहा है, सेलिंग प्राइस एक यूनिट का कितना। C एज यूजुअल परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, कि आपको परचेस करने में कितना, एक यूनिट को परचेस करने में कितना कॉस्ट लगा। CB एज यूजुअल बैक ऑर्डर या शॉर्टेज कॉस्ट या गुडविल लॉस पर यूनिट, मतलब क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला कि बैक ऑर्डर तो कुछ होगा नहीं, सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि आपका पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ, P वाले मतलब पोटेंशियल प्रॉफिट वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या हो रहा है, तो आपने जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी, अपने सप्लाई ही नहीं कर पाए, तो उस केस में आपका क्या होगा, पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। मतलब आपने क्या किया कि आपके कस्टमर जो भी था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इस केस में यदि CB तो समझ में आता है, L जो है वो अनसोल्ड आइटम का जो लॉस हो गया वो आ जाएगा पर यूनिट। CS इज ऑलवेज सॉल्वेज या स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, नॉट कॉस्ट, ठीक है, सेल्वेज या स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, मतलब जो नहीं बिका। CH होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस मॉडल में मैक्सिमाइज आर प्रॉफिट वी सेलेक्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी, तो हमको प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, कि मतलब हमको ना तो लॉस हो, किसका, कस्टमर का, कि भाई मतलब हमारे बिना लिए ही मतलब हम उसको डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई नहीं कर पाए, तो उस केस में प्रॉफिट लॉस पर यूनिट हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा था कि यदि हमारा डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उस केस में हमको लॉस हो जाएगा क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, कल वो ख़राब होने वाला है, ठीक है। तो उस केस में हमको ऐसी क्वांटिटी सिलेक्ट करना होगी जो कि क्या हो, ना तो मेरा लॉस हो ना कस्टमर का लॉस हो, मतलब कस्टमर भी खाली हाथ ना जाए, मैं भी ऐसी क्वांटिटी सिलेक्ट करके लेके आऊँ, इतनी क्वांटिटी परचेस करके लेके आऊँ कि मेरा भी लॉस ना हो, ठीक है। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी S इन सच अ मैनर, मतलब ऐसी होना चाहिए कि वो
पी एस माइनस वन, मतलब प्रोबेबिलिटी जो भी मैं पी अपॉन पी प्लस एल निकालूंगा, पी ऑब्वियस मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पी क्या है मेरा, पी क्या है मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस, एल क्या है मेरा अनसोल्ड आइटम लूज पर यूनिट, मतलब हम आइटम बिका ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में कितना हमको लॉस होगा, ठीक है। तो ये यदि हमको दोनों गिवन है तो वहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, पी अपॉन पी प्लस एल। तो यहाँ से एक क्वांटिटी निकल के आएगा, वो क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि इससे एक कम या इससे एक ज़्यादा, मतलब इससे कम होना, इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और इससे क्या होना चाहिए कम। मतलब ये प्रोबेबिलिटी यदि मान लो सपोज करो कि आपका 0.52 आता है, ठीक है, तो लेट से कि ये इससे कुछ कम होगा, तो सब लेट से कि 0.5 होगा, ठीक है, और ये जो पी एस होगा वो हो सकता है कि 0.54 या 58 हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमको कुछ ऐसा आइटम, ऐसी क्वांटिटी सिलेक्ट करना होगी कि जहाँ पर मुझे दोनों ही टर्म में लॉस ना हो। तो पी एस माइनस वन क्या है मेरा, क्यूमुलेटिव और एडिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड ऑफ एस माइनस वन यूनिट, ठीक है। एस माइनस वन कैसे डिसाइड करते हैं मुझे बता रहा हूँ, ठीक है। तो पी अपॉन पी प्लस एल से एस माइनस वन डिसाइड होता है, अभी न्यूमेरिकल ले रहे हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड पी एस इज द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिमांड फॉर एस यूनिट, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव या एडिटिव प्रोबेबिलिटी है किसके लिए, एस माइनस वन यूनिट के लिए, और ये पी एस किसका है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है किसका, एस यूनिट का, मतलब एक कम और एक ज़्यादा, मतलब एक से पहले और इससे बाद में, ठीक है। चलिए, तो लेट्स से कि हमने कोई एक पी अपॉन पी प्लस एल कैलकुलेट किया, तो उसका कितना आ गया मेरा 0.45 आ गया। अब मेरे पास ये टेबल हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, तो क्वेश्चन में यदि आपको टेबल गिवन है तो क्या हो गया, वन डिमांड हो गया 1 2 3 4 5 6, इसका प्रोबेबिलिटी निकाला तो प्रोबेबिलिटी इतना आ गया, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन था। अब आपको उसका क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड, तो इतना जो है ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो 0.6 एज यूजुअल, 0.6 प्लस 0.11 कितना आ गया, 0.17, 0.17 प्लस 0.09 कितना आ गया, 0.26, 0.26 प्लस 0.8 कितना आ गया, 0.34, 0.34 प्लस 0.14 कितना आ गया, 0.48, 0.48 प्लस 0.13 कितना आ गया, 0.61। अब मैंने जो P अपॉन P प्लस एल निकाला वो कितना आया मेरा 0.45, ठीक है। मतलब मेरा 0.45 जो आया है वो कहीं ना कहीं 0.34 और 0.48 के बीच में क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इससे पहले वाली क्वांटिटी मतलब 0.45 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा ना, तो इससे पहले वाली मतलब 0.45 से पीछे तो कितना है 0.34, वो मेरा क्या हो गया पी एस माइनस वन, और उसके बाद 0.48 मेरा क्या हो गया पी एस, तो यहाँ से मेरा पी एस माइनस वन निकल गया, पी एस निकल गया। तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कौन सी क्वांटिटी कि भाई ये 0.48 पर या ऑर्डरिंग क्वांटिटी 5 टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो ये 5 क्वांटिटी में परचेस करूं या बेचूं या सेल लेकर आऊं जो कि ना तो मुझे लॉस होगा ना कस्टमर का लॉस होगा, ठीक है। मतलब जो मेरा प्रॉफिट लॉस पर यूनिट था वो भी नहीं होगा, और जो लॉस हो रहा था ड्यू बाय दी सॉल्वेज, ठीक है ना, मतलब कि जो अनसोल्ड आइटम थे उसकी वजह से जो लॉस हो रहा था वो भी ना हो, ठीक है। तो मतलब कितनी क्वांटिटी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगी इस केस की यदि मैं बात करूँ तो 5। अब यहाँ पर मैक्सिमाइज वाला लेंगे यहाँ पर हमेशा, सो ऑर्डरिंग क्वांटिटी 5 टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यदि मैक्सिमाइज प्रॉफिट का केस है तो ये, ठीक है। चलिए, तो यदि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि सी मेरा 0 हो जाए, सी एस 0 हो जाए और सेलिंग प्राइस भी 0 हो जाए, तो उस केस में पी किसके इक्वल हो जाएगा, बैक ऑर्डर के, मतलब इस वैल्यू को आप उठाकर सीधा वहाँ पे जो फॉर्मूला है वहाँ पे रख दो तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब शॉपकीपर क्या है, ये परचेस कर रहा है सीजनल प्रोडक्ट, उसने परचेस किया, उसका जो आइटम का कॉस्ट है कितना है 30 रुपीज़, और सोल्ड कितने में कर, अच्छा इसमें सब एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें साथ साथ जो भी हमारे गिवन पैरामीटर है वो नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या बोल रहा है कि द आइटम कॉस्ट कितना है, मतलब सी हो गया 30 रुपीज़ का, सोल्ड कितने में बेच रहा है 75 रुपये में। फॉर एनी आइटम दैट कैन नॉट मीट द डिमांड ही हैड एस्टिमेटेड अ गुड विल लॉस ₹20, गुडविल लॉस हो गया, ठीक है।
कितने का, 20 रुपीज़ का, मतलब हम कस्टमर को जो सप्लाई है वो दे ही नहीं पा रहे हैं। एनी आइटम अनसोल्ड विल हैव सॉल्वेज वैल्यू ₹15, ठीक है, मतलब जो CS था, ठीक है, S था, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका कितना, 15 रुपये। एंड होल्डिंग कॉस्ट जितना है ड्यूरिंग पीरियड 20 रुपीज़, कितने का, यूनिट प्राइस का। तो जितनी भी आप 20% किसका, यूनिट प्राइस का, ठीक है, तो वहाँ से आपका होल्डिंग कॉस्ट निकल जाएगा। प्राइस, फाइंड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट, मतलब कितनी नंबर ऑफ यूनिट में क्या करूँ, खरीदूँ कि जिससे मुझे दोनों ही लॉस ना हो। टू बी स्टॉक आर टू ऑप्टिमाइज प्रॉफिट। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन में। तो ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी ये टेबल, ये आपको देगा 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब प्रोबेबिलिटी सबका ये गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसकी के लिए क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 0.09। 0.09 में 0.10 ऐड किया तो कितना आएगा, 0.19। 0.19 में 0.13 ऐड किया तो कितना आएगा, 0.32। 0.32 में 0.11 ऐड किया तो कितना आएगा, 0.43। 0.43 में 0.7 ऐड किया, 0.7 ऐड किया तो 0.50। 0.50 में 0.08 ऐड किया तो कितना आया, 0.58। 0.58 में 0.10 ऐड किया तो कितना है, 0.68। 0.68 में 0.12 ऐड किया तो कितना है, इतना, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से लास्ट में 1 आ गया। क्लियर है, तो ये मेरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि P/P + L निकाल लूँ। चलिए तो गिवन डेटा सबसे पहले मैंने लिखा, तो गिवन डेटा यूनिट प्राइस इतना था, सेलिंग इतने में कर रहा था, जो सॉल्वेज कॉस्ट था वो इतना था, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट 20% ऑफ यूनिट, मतलब 20% 0.2 इंटू 30 तो कितना आ जाएगा, 6 रुपीज़। CB बैक ऑर्डर कॉस्ट इतना था, 20 रुपीज़। चलिए तो मैंने सारी वैल्यूज़ उठा के पुट कर दी। तो P की वैल्यू, P का फॉर्मूला अपन ने अभी देखा, P का फॉर्मूला क्या था भैया कि P = SP - C + CB, ठीक है। और L का फॉर्मूला क्या है, C - CS + CH, ठीक है। तो इसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं उठा के इस फार्मूले में मैंने पुट की, तो P निकल गया मेरा 65 रुपीज़, L निकल गया मेरा 21 रुपीज़। तो मैंने फिर अगेन P/P + L या L + P, बात एक ही है, निकाला तो कितना आया, 0.758। अब ये 0.758 कौन सी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में फिट बैठता है, देखते हैं। तो ये जो फिट बैठेगा 0.68 और 0.80 के बीच में फिट बैठेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, 0.758 आ रहा है तो किसके नियरेस्ट है, 0.80 के नियरेस्ट है, इसलिए हम कितनी क्वांटिटी परचेस करेंगे, 8 क्वांटिटी परचेस करेंगे। चलिए क्लियर है, ये समझ में आया होगा आई थिंक आपको। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है इस मॉडल का। फाइंड द शॉर्टेज कॉस्ट प्राइस, मतलब CB निकालना है आपको, टू रेज व्हेन होल्डिंग कॉस्ट इज ₹3, ठीक है। CS दे दिया आपको। डिमांड इज प्रोबेबिलिटी इज गिवन बिलो विद द ऑप्टिमम स्टॉक लेवल ऑफ 9 यूनिट, ठीक है। मतलब ऑप्टिमम स्टॉक उसने दे दिया कि भाई 9 यूनिट के लिए मेरे लिए 9 यूनिट जो है वो मेरे लिए ऑप्टिमम स्टॉक है। मतलब यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में निकालना तो ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। चलिए तो अपना इतना टेबल आपको गिवन होगा एग्जाम क्वेश्चन में कि डिमांड दिया है और प्रोबेबिलिटी दिया है, ठीक है। चलिए तो भैया डिमांड कितना है अपना, 9 यूनिट का, तो 9 यूनिट के रेस्पेक्ट में अपन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो पहले क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 0.05 एज यूजुअल, 0.05 में 0.606 ऐड किया, 0.11 0.11 में 0.09 ऐड किया तो कितना आएगा, 0.20 0.20 में 0.12 ऐड किया तो 0.32 0.32 में 0.08 ऐड किया तो 0.40। ये इस तरह से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, निकलते चले जा रहा है। क्लियर है, समझ आ रहा है यहाँ तक। चलिए तो ये समझ में आ रहा है। तो अब 9 के रेस्पेक्ट में हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी देखा भैया, कितना आया, 0.78। तो ये हो गया मेरा PS, ठीक है। इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, PS - 1। आगे बढ़ते हैं। तो CH होल्डिंग कॉस्ट मुझे गिवन था, ठीक है। S मुझे गिवन था कि भाई इतने अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक मुझे रखना है। PS जो है वो 0.78 है, PS - 1 0.75 है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, PS - 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू CB/CB + CH, मतलब वही, ठीक है। तो यहाँ पर CB के फॉर्म में बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू PS, ठीक है। तो CB/CB + 3,
चलिए, तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, CB की वैल्यू निकल जाएगी। CB मेरा इस केस में 0.75 रखता हूँ तो कितना आ रहा है, 9 रुपीज़ आ रहा है। 0.78 रख रहा हूँ तब कितना आ रहा है, 10.63। मतलब CB की वैल्यू 9 और 10.63 के बीच में होगी। चलिए, तो ये समझ में आया होगा। आई थिंक ये मॉडल आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा इसका मॉडल लेंगे, सर्विस मॉडल, और इसी के साथ दूसरे मॉडल के साथ हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।